हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपके अपने अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल, फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स में, बल्कि यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के हम लोग सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर्स के आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। इवन हम यहाँ पर हिंदी मीडियम कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या आपका कोई ऐसा जान पहचान में कोई फ्रेंड है, कोई आपका कलीग है, कोई आपका क्लासमेट या कोई भी रिलेटिव है जो हिंदी मीडियम का है, तो आप उनको भी बता सकते हैं। कोई अदर स्टेट का है तो आप उनको भी बता सकते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं यहाँ पर आपको पे करनी है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। बस करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई एकमात्र मैग्नेट ब्रेन्स ही इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपके सारे चैप्टर टॉपिक वाइज कंप्लीट कराते हैं। टॉपिक वाइज काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम करते हैं, और फाइनली एमसीक्यू और आपके एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है और लाइक करना है, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो आपको पता है लिंक कहाँ है भाई, यहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, तो सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया है, तो फिर आइए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, क्लास 11th की सेना, क्लास 11th की कॉमर्स की सेना ये बहुत अच्छे से जानती है कि अकाउंटेंसी में चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 12। जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे तक काम आएगा। और आपको एक जनरल, एक बेसिक नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए कि भैया जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था, तो हम लोगों ने मीनिंग समझ लिया था जीएसटी क्या है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो पिछली क्लास थी ना, प्रीवियस क्लास, उसमें हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे थे, फायदे है ना, बेनिफिट क्या क्या हैं, वो हम लोगों ने देख लिए थे। तो समझ में आया आप लोगों को जीएसटी क्या है और उसके क्या फायदे हैं। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। एक कदम आगे बढ़ना मतलब अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर वही है आपका 12 चैप्टर, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी। तो बेसिकली आज हमें किस पर बात करनी है, किस टॉपिक पर बात करनी है, तो आज हमें देखना है भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी है आपका, उसके भैया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें और क्या क्या फीचर है। वैसे यदि मैं आपसे ही पूछूं, जितना अभी तक मैंने जीएसटी के बारे में आपको पढ़ाया है, मीनिंग बताया, आपको एडवांटेज बताया, एक पूरा आपको मैंने जीएसटी का कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उससे यदि मैं आपको पूछूं तो आप अपने मन से भी कुछ मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने मीनिंग पढ़े, एडवांटेज पढ़े, उनसे मिलजुल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से बता सकते हो कि हाँ जीएसटी एक क्या है। जीएसटी एक ऐसी चीज है जिसने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया है ना, पूरे एक नेशन का एक टैक्स बन चुका है। तो लाइकवाइज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आपको पता भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इवन मैं तो ये भी कहूंगी सिर्फ कॉमर्स वाले ही नहीं, बल्कि अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को भी जीएसटी के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो आगे जाके आप लोग की भी अर्निंग होगी, आप लोग जब जॉब करोगे आपकी भी अर्निंग होगी, तो आपको भी तो टैक्स वगैरह देना रहता है। इवन चलो वो तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लेकिन यदि आप जीएसटी की बात करो तो जीएसटी तो आप अभी भी दे ही रहे होंगे किसी न किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं। आप लोग पार्टी में, रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ क्या बिल आता है, तो बिल में साफ लिखा होता है बिल में इतना % जीएसटी लगा है, तो आपने भी जीएसटी कहीं ना कहीं पे करा है। तो सभी जीएसटी से जुड़े हुए हैं, हम सब, पूरा नेशन ही जुड़ा है। तो ये सबको पता होना चाहिए, सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि अदर स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जीएसटी के बारे में बेसिक नॉलेज।
ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ जीएसटी की आज हम बात करेंगे। चलो तो भैया शुरू करेंगे। नंबर पहला है ना, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। चलो, सबसे पहला है कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी को हटा करके, है ना, सभी को हटा करके एक चीज लेकर आना इज योर कॉम्प्रिहेंसिव। कि मतलब सभी चीजों का मिला करके, हटा करके बोलो या सभी चीजों को मिला करके। कॉम्प्रिहेंसिव समझते हो ना, आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। हम लोग जब पहले छोटे थे तो अपनी बुक के पीछे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो वो क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव? मतलब पूरा जो आपने, जैसे सपोज चैप्टर के पीछे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने जो पूरे चैप्टर में जो पढ़ा उसको मिला करके आपसे ये सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि जो जीएसटी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्या मतलब हो गया कि सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक जो टैक्स क्रिएट किया गया है, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, दैट इज जीएसटी। क्लियर? तो देखो, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस levied by the state government and central government under the previous indirect tax regime। ठीक है, तो आपके जो पहले के इनडायरेक्ट टैक्स के रेजिम थे वो सारे हटा दिए गए हैं। कुछ देखो, कुछ टैक्स तो ऐसे होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी एक ही प्रोडक्ट पे, और उसी प्रोडक्ट पे कुछ टैक्स ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। स्टेट मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां की गवर्नमेंट होती है, और एक आपकी पूरी नेशन वाइज मतलब पूरी इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो कुछ आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उस एक ही प्रोडक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भी लग रहा है और उसी प्रोडक्ट पे आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स लग रहा है। तो आप सोचो, इतने सारे टैक्स, भले इसकी प्राइस इतनी नहीं होगी पर इस पर टैक्सेस इतने लगा लगा के इसके प्राइस को इतना बढ़ा दिया है ड्यू टू मैनी, मतलब बहुत सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण। ठीक है, तो बस उसके लिए आपका क्या आया भैया? जीएसटी आया। इसने रिप्लेस करा बहुत से आपके इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे, जितने भी लगाए जाते थे। देखो ये लाइव मतलब होता है चार्ज, जितने भी चार्ज किए जाते थे, जितने भी आपके बहुत से मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाए जाते थे, किसके द्वारा? या तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी पुराने, अभी तो बचे नहीं है, अभी तो हट गए, जीएसटी आ चुका है, अभी तो नहीं बचे, पर जो पहले थे, पहले जो थे आपके इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम के द्वारा। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये आपका सभी टैक्स के आप कह सकते हो सभी टैक्स को मिला करके उनको पूरा करके एक कंक्लूजन निकाला गया कि यार इन सबको हटाओ, एक लेकर आओ, दैट इज जीएसटी। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जीएसटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे आपके उन सबका एक कॉम्बिनेशन बन चुका है, दैट इज जीएसटी। अब आपको इतने सारे 17 टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको केवल एक ही टैक्स पे करना होता है, दैट इज जीएसटी। क्लियर? पहली कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर ले, पहली हो गई है। अब सेकंड पर आओ। सेकंड क्या है? इट कैन बी कलेक्टेड चार्ज्ड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अब सबसे खास बात इसकी क्या है जीएसटी की, कि जीएसटी पे करने वाले को या जीएसटी चार्ज करने वाले तक को भी क्या होना पड़ता है? रजिस्टर्ड होना पड़ता है जीएसटी के पोर्टल पर। ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है ना। तो यदि आप जीएसटी, देखो कई बार होता है क्या, यदि आपको जीएसटी किसी से मतलब आपको किसी को पे करना है जीएसटी, जिससे भी आप खरीदते हो प्रोडक्ट, तो आप उसको जीएसटी पे करते हो। यदि पे कर रहे हो, और इवन यदि आप एक बिजनेसमैन हो, आप यदि किसी से जीएसटी चार्ज कर रहे हो, जो भी है चार्ज भी किया जाता है और जीएसटी पे भी किया जाता है। तो ये दोनों जो भी कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपने देखा होगा एक जीएसटी करके एक जीएसटी का नंबर आता है, जीएसटी का एक नंबर आता है, आपने कहीं देखा भी होगा कई बार कि जीएसटी का एक पूरा नंबर होता है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर होता है पूरा, एक वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है, या मैंने देखा है कहीं पे। तो वो पूरा आप रजिस्टर्ड जब होते हो, रजिस्ट्रेशन जब आपका होता है जीएसटी के पोर्टल पर, तो वो आपको दिया जाता है। उसके जरिए फिर आप जीएसटी में कहलाओगे कि हाँ आप जीएसटी पे भी कर रहे हो और चार्ज भी कर रहे हो। ये बिजनेसमैन के लिए है। ठीक है, बिजनेस में हम जैसे आम लोगों को, आम जनता को जीएसटी हम सबको पोर्टल पे नहीं भगना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जीएसटी पे कर रहे हैं, जीएसटी चार्ज भी कर रहे हैं अपने कस्टमर से, और फिर अपने ऊपर उनके ऊपर जो होंगे उनको वो जीएसटी पे कर रहे होंगे, तो उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। क्लियर? तो देख लो भैया,
जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो भी, और जो चार्ज कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए वो। Now GST can be collected only if the supplier of goods or services or both is registered under GST। यदि वो रजिस्टर्ड होगा, यदि वो रजिस्टर्ड है, वो जो आपका सेलर है, सेलर क्या करता है, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचता है, और बेचता है तो उसमें जीएसटी भी उससे चार्ज करता है। कौन? सेलर कस्टमर से जीएसटी भी चार्ज करता है, पर वो तभी कर पाएगा जब वो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी के पोर्टल पे यदि उसका रजिस्ट्रेशन है, उसने रजिस्टर्ड करके रखा है अपने आप को, तभी वो आपसे, मतलब एक सेलर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर पाएगा। डन। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया जीएसटी यदि आपको कलेक्ट करना है या आपको किसी को चार्ज करना है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्लियर? राइट। चलो ये हो गए आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मूव करते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड पे आ जाओ, क्या लिखा है थर्ड वाला? चलो थर्ड वाला, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये जो है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स समझते हो? वैल्यू एडेड टैक्स, देखो नाम से थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, क्या लिखा है? वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब एक ऐसा टैक्स जो हर एक वैल्यू पे ऐड होता चलता है। जैसे कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग की क्लास बताई थी, शुरुआत में जो मैंने चैप्टर 12 का आपको ओवरव्यू दिया था और आपको मीनिंग ऑफ जीएसटी बताया था, तब मैंने आपको क्या बोला था कि जीएसटी में हम क्या करते हैं, जैसे कि कंपनी से प्रोडक्ट आपका गया होलसेलर के पास, होलसेलर से गया वो रिटेलर के पास, रिटेलर से वो गया वो डीलर के पास, और वो डीलर से कस्टमर के पास फाइनली पहुंच गया। ऐसे करके वो प्रोडक्ट पहुंचा। तो अब ये जो जीएसटी है, हर एक स्टेज पे एक दूसरे से लोग चार्ज कर रहे हैं और एक दूसरे को पे कर रहे हैं। जैसे कि होलसेलर ने, मैं आपको समझाती हूँ, चार्ट से ही समझा देती हूँ। देखो भैया, तो हमने बोला कि कंपनी से वो प्रोडक्ट पहुंचा होलसेलर के पास, ठीक है। होलसेलर से वो पहुंचा रिटेलर के पास, रिटेलर से मान लो कोई आपका डीलर है बीच में, है ना, रिटेलर और कस्टमर के बीच में यदि कोई डीलर है, तो इस तरीके से। तो अब जो जीएसटी है वो हर एक वैल्यू पर ऐड होता चलता है। जैसे कि होलसेलर ने इनको पे किया होगा क्या? टैक्स। रिटेलर ने इनको पे किया होगा क्या? टैक्स। डीलर ने रिटेलर को पे किया होगा क्या? टैक्स। एंड देन फाइनली कंज्यूमर ने टैक्स पे किया होगा। इस तरीके से टैक्स एक दूसरे को इन्होंने पे करा है ना। और इन्होंने इस पर चार्ज करा है, मतलब एक दूसरे पे इन्होंने टैक्स चार्ज किया और इस तरीके से जो टैक्स है वो पे करा गया है। अब मुझे ये बताओ कि जो वैल्यू है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको टेलीविजन का प्रोडक्ट दिया था और टेलीविजन का एग्जांपल दिया था कि जो उसकी वैल्यू है यहाँ पे वो इंक्रीज जैसे जैसे होती जाएगी, उस इंक्रीज्ड वैल्यू पे जीएसटी लगता जाएगा। जैसे कि मान लो वो टेलीविजन बन रहा है यहाँ पे 35,000 का, कितने का बन रहा है? 35,000 का। तो वो इसको बेचेगा कितने में? इसको बेचेगा मान लो 40,000 में। 40,000 में तो बेचेगा क्योंकि उसने 35,000 का बनाया, 40,000 में उसको बेचेगा। 40,000 में वो उससे जीएसटी भी तो चार्ज करेगा, तो 40,000 का वो प्रोडक्ट इसको 45,000 में पड़ जाएगा। या फिर उसको मान लो 40,500, जिसमें से 40,000 कीमत है और जो 500 है वो टैक्स है। 500 जो है वो टैक्स है। समझ गए? तो वैल्यू एडेड पे आपका टैक्स लग रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है ना। देखो ये 35,000 की टेलीविजन है, कोई भी प्रोडक्ट है 35,000 का है जो कंपनी ने बनाया है। कंपनी इसको 35 में बना के 35 में तो बेचेगी नहीं। कंपनी ने 35 बना के उसको कितने में बेचा? 40 में बेचा। 40 में बेचा, लेकिन उससे 500 का टैक्स लगा दिया, तो 500 का टैक्स भी लग गया। तो 500 का टैक्स इसने भी पे करा इसको, और वो प्रोडक्ट जो है 40,500 का पड़ा। अब इसको इतने में मिला। अब ये इसको कितने में बेचेगा? तो भैया उसने यदि 40 में खरीदा है तो वो उसको 50,000 में बेचेगा, उसमें 500 का टैक्स लगा के। 500 का टैक्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये 500 इसने इसको दिए हैं, तो अब ये 500 इससे ले लेगा, ये 500 इससे ले लेगा और 40,000 के प्रोडक्ट को ये 50 में बेचेगा, या फिर मान लो 45 में बेचेगा। चलो 50 छोड़ो, 45,000 में बेचेगा, 45,500 में बेचेगा, जिसमें से 500 टैक्स और 45,000 उसकी कीमत है, इंक्रीज हो गई ना। अब भैया इसने यदि 40 में खरीदा है तो ये इसको 45 में बेचेगा। अब इसने 45,500 में खरीदा है तो 500 तो टैक्स के एज इट इज रहेंगे। अब ये 45 का इसको 50,000 में बेचेगा,
तो 50,500, जिसमें से 500 तो ये टैक्स के हो गए और 50,000 का प्रोडक्ट पड़ गया। फाइनली जो डीलर है वो कस्टमर को 50,000 का यदि प्रोडक्ट है तो मान लो 55,000 में बेचेगा, तो ये कितने में बेचेगा फाइनली इसको 55,000 और 500 का टैक्स रहेगा, तो ये टैक्स 500 का ये पे करेगा। समझ आए? वैल्यू एडेड पे आपका टैक्स लगते जाता है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऐड होती जा रही है ना, कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने में देख लो ऐसे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन टैक्स जो है हर स्टेज पे चार्ज किया जा रहा है। ये लोग टैक्स नहीं बढ़ा रहे, टैक्स वो 500 ही रह रहा है, ठीक है, जो ये फाइनली गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये देखा जाए तो डायरेक्टली कस्टमर से कहाँ जा रहा है टैक्स, एक एक करके उतना ही अमाउंट, टैक्स कहीं नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 500 का टैक्स देके यहाँ 600 का कर दे रहा है, यहाँ 700, टैक्स वही रहेगा, टैक्स उतना ही रहेगा, टैक्स का आप इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, पर हर एक स्टेज पे जो वैल्यू आपकी ऐड हो रही है उस पर आपका टैक्स लग रहा है। वैल्यू ऐड हो रही है ना, यहाँ 35 थी, यहाँ 40 हो गई, 45, 50, 55, और हर एक वैल्यू जैसे जैसे ऐड होती गई आपका वैसे वैसे जीएसटी होता गया। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? राइट? तो आपका हर एक वैल्यू एडिशन पे क्या लग गया? जीएसटी लग गया। क्लियर? राइट? चलो तो अब हम आगे बढ़े, यही आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये देखो भैया, समझो इसको। क्या कह रहा है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स सिंस जीएसटी पेड। तो जो आपने जीएसटी पे करा है उसको आप सेट ऑफ करते हो ना, जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, जो आपने जीएसटी सपोज करो रिटेलर ने होलसेलर को पे करा था ना 500 का, इसने पे करा था, तो ये अब ये अमाउंट जो इसने पे करा है उसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा, उसको सेट ऑफ करेगा। कैसे? इनसे 500 का जीएसटी लेकर, इनने इनको दिया है तो अब ये उनसे भी 500 लेकर, सब एक दूसरे से, जो जिसने जीएसटी पे करा है सब एक दूसरे से उसको सेट ऑफ करवा लेते हैं, है ना। नाउ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, नाउ एज अ रिजल्ट जीएसटी इज लाइव्ड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू। तो जीएसटी किस पे लगता है? जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उस पे आपका जीएसटी लगते जाता है। राइट? समझ में आ गया? क्या सभी को समझ में आया? जो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उस पे आपका जीएसटी लगता है, चार्ज किया जाता है। इज इट क्लियर? राइट? समझ में आया सभी को? तो ये है आपका इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जो जो वैल्यू जितनी जितनी ऐड होती जाएगी उतने पे आपका टैक्स लगता जाएगा। राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये जो है आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मतलब होता है समझो यहाँ पे। GST is charged every time a supply is made till the time goods or services reach the consumer, that is will not be sold further. Thus it is a destination based tax. Destination मतलब जब तक कि वो मुकाम तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता तब तक जीएसटी उस पर लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा। जैसे कि मैंने ये आपको जो साइकिल बताई ये वाली, देखो यहाँ से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, यहाँ भी टैक्स लग रहा है, यहाँ भी टैक्स लगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जब तक कंपनी से वो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक उस पर टैक्स लगता है, तब तक उस पर टैक्स लगता है। ठीक है? तो जब तक आपका प्रोडक्ट वहां पहुंचेगा, कंपनी से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक वहां तक कस्टमर तक, फाइनल कस्टमर ही है ना। अब उसके बाद कस्टमर तो किसी को बेचेगा नहीं, उसने तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्ट खरीदा है, खुद उसने यूटिलाइजेशन करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए ही प्रोडक्ट खरीदा है। तो अब कंज्यूमर तो उसको फर्दर कहीं बेचेगा नहीं, वो तो नहीं बेचने वाला। तो बस यही है इसका सार, या इस पर्टिकुलर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही कहती है कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जब तक आपका प्रोडक्ट फाइनली डेस्टिनेशन पर मतलब कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक हर एक स्टेज पर उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ लग रहा है हर एक स्टेज पर टैक्स लग रहा है। राइट? तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्या है आपका, जब तक गुड्स एंड सर्विसेज आपके फाइनली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपका जो टैक्स है वो चार्ज होता रहेगा हर एक टाइम जब जब आपने सप्लाई करी है। एक एक आपकी हर एक स्टेज पर सप्लाई हुई है तो हर एक स्टेज पर आपका क्या लगा है? टैक्स लगा है। इज इट क्लियर? राइट? ये हो गई आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट? अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे फिफ्थ वाले पॉइंट पर। चलो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही है? इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई बेस्ड टैक्स का क्या मतलब हो गया भैया? क्या होता है सप्लाई बेस्ड टैक्स? देखो ये क्या कह रहा है, जीएसटी इज चार्ज बाय द सेलर इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेदर द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी और नॉट। मतलब क्या हो गया इसका कि जो जीएसटी है यदि आप चार्ज कर रहे हो, कौन? सेलर। सेलर जो प्रोडक्ट को बेचता है वो जीएसटी सामने वाले से चार्ज करता है। ठीक है?
तो वो जब ही चार्ज कर पाएगा यदि वो रजिस्टर है ना, इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेदर द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी और नॉट। कई बार होता है ना कुछ जीएसटी एग्जेम्पशन मतलब होता है जीएसटी पे छूट मिल जाना, टैक्स पर छूट मिल जाना, एग्जाम मतलब वहां पर आपके टैक्स नहीं लगता। कुछ चीजें होती है जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, तो यदि वहां पे टैक्स नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है जहाँ टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने मतलब यदि सेलर है वो परचेजर पे यदि चार्ज कर रहा है जीएसटी तो इस कंडीशन में उसको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्लियर, डन। देन योर सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही है, इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड इट इज एन एसेट एंड नॉट एन एक्सपेंस। क्या मतलब हो गया इसका, देखो इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी जो मतलब आपने पे किया है is allowed if it is an asset and not an expense, मतलब in case GST paid, जो आपने GST पे किया है ना, जो आपने GST पे किया है उसको आपने कि सामने वाले से कलेक्ट कर लिया है, इसको सेट ऑफ कर लिया, मतलब सपोज कि इसने क्या किया था, इसने इसको पे करा था, तो इसने इसको इससे लेकर इसने देखो इसने इसको पे किया तो इसने इससे कलेक्ट करके इसके जीएसटी को सेट ऑफ कर लिया। इसने यहाँ 500 दिए थे तो यहाँ 500 लेकर बराबर हो गए। यदि मैंने आपको 500 दिए तो मैंने किसी और से 500 लेकर उसको बराबर कर लिया, मेरे पास वही का वही अमाउंट बराबर हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर है आपका कि जीएसटी जो आपने पे किया उसको आप यदि सेट ऑफ कर रहे हो अगेंस्ट जीएसटी जो आपने कलेक्ट करा है, इट इज अकाउंटेड एज एन एसेट। ये आपके लिए एक एसेट है। क्या है, एक एसेट है। अदरवाइज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अदरवाइज ये तो एक एक्सपेंस ही था ना, एक एक्सपेंस ही था। यदि आप मुझे खुद बताओ, यदि ये सिर्फ इसको पे कर रहा होता और यदि इससे कलेक्ट ना कर पाता तो ये 500 तो इसके खर्चा हो जाता ना, 500 का ये एक्सपेंस कहलाता। लेकिन क्योंकि यहाँ व्यवस्था है कि आप इनको यदि दे रहे हो तो आप इनसे कलेक्ट करके इस अमाउंट को बराबर कर सकते हो। आपके पास पहले 500 थे वो चले गए तो आपके पास कहीं और से तो 500 आ गए तो वो आप बराबर हो गए। तो ये एक एसेट हो गया आप लोगों के लिए। क्या हो गया, एक एसेट हो गया, ना कि एक खर्चा। क्योंकि यदि आप इससे नहीं ले पा रहे, इससे नहीं यदि कलेक्ट करते, सिर्फ इसी को पे करते तो ये पे करना आपके लिए खर्चा हो जाता। क्लियर, खर्चे से आप बच गए हो। ओके, देन for example GST paid on food and beverages is not allowed to be set off against GST collected। ठीक है, तो इन चीजों पर सेट ऑफ नहीं किया जाता है। किस पे भैया, फूड एंड बेवरेजेस पे। और in such cases GST paid is accounted as an expense by debiting it to business promotion account। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यदि ऐसा कुछ आपने केस में GST पे करा है जहां पे आपका सेट ऑफ नहीं हो रहा है, देखो इन केसेस में आपको दिया है, इन केसेस में आपका GST सेट ऑफ नहीं होता है, तो यदि नहीं होता है तो फिर इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हो, जो GST आपने पे किया है उसको आप लोग एक खर्चा मानते हो। ठीक है, यदि आपका सेट ऑफ हो रहा है तो एसेट है। लेकिन कुछ जगह वो सेट ऑफ नहीं हो पाता, कुछ जगह वो सेट ऑफ नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, अब वो तो सेट ऑफ नहीं होगा तो वो एक आपका एक्सपेंस हो जाएगा, जैसे कि आपको दिया भी है फूड एंड बेवरेजेस के केस में। ठीक है, इनके केस में जीएसटी सेट ऑफ नहीं होता, आपने सिर्फ पे किया, किसी से आप कलेक्ट नहीं कर पाए, आपने सिर्फ खर्च कर दिया, वो जीएसटी दे दिया, पे कर दिया, पर आप किसी से नहीं कलेक्ट कर पाए, तो अब ये इस कंडीशन में आपके लिए क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया और इसको एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं कहाँ पे, बिजनेस के प्रमोशन अकाउंट में। डन, क्लियर है सभी को, राइट। बस यहाँ पे अपन को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है कि या तो यदि आपका जीएसटी सेट ऑफ हो जाता है, मतलब आपने जहाँ पे किया है कहीं और से यदि आपने उतना चार्ज भी कर लिया तो सेट ऑफ हो गया, तो वो आपके लिए एसेट बन गया। लेकिन यदि आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, आपने सिर्फ पे किया, आप कलेक्ट नहीं कर पाए किसी से, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस बन गया। बस इतना याद रखना है आपको, राइट। इतना समझ गए तो फिर बस इतना ही समझना है। यदि चाहो तो मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझा देती हूँ। देखो क्या चीज है, आपने यदि जीएसटी पे किया, किसी को आपने क्या किया, पे किया, और यदि पे करने के बाद किसी और से आपने रिसीव कर लिया जीएसटी, किसी और को पहले पे किया और फिर कहीं और से आपने रिसीव भी कर लिया, तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेट ऑफ हो गया ना भाई। किसी को पे करा है और कहीं से यदि आपको वही मिल भी गया तो भैया ये सेट ऑफ हो गया। इसका मतलब ये आपके लिए एसेट साबित हो जाएगा। क्या साबित हो जाएगा, एसेट। ऑन द अदर हैंड, यदि मैं दूसरी कंडीशन बताऊं, तो यदि आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे ही किया है, सिर्फ आपने पे किया है, इसके अलावा जीएसटी आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम रिसीव की बात करें
तो ये रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं हो रहा, सिर्फ आप पे कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ पे कर रहे हो। इट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके लिए, ये एक एक्सपेंस हो गया, या फिर मैं इस तरीके से लिखूं कि ये क्या हो नहीं हुआ, डू नॉट सेट ऑफ, ठीक है, डू नॉट सेट ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट सेट ऑफ, ये आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये आपका क्या बन के रह गया, एक खर्चा या फिर एक्सपेंस बन गया। अब समझ आया। इस पर्टिकुलर केस में जीएसटी आपने पे भी किया था और आपको रिसीव भी हो गया था, जिसकी वजह से ये सेट ऑफ हो गया और आपका एक एसेट साबित हो गया। अदर कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपको जीएसटी कहीं से रिसीव नहीं हो रहा है, कलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप पे कर रहे हो, तो मतलब आपके लिए ये एक एक्सपेंस बन के रह गया क्योंकि ये सेट ऑफ नहीं हो पाया। ये कहानी समझ आ गई, तो मतलब सारी चीज़ें क्लियर है। राइट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यदि चाहो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, है ना। आगे बढ़ें, फिर हम आगे बढ़ें जल्दी से। तो यही है आपका 6th वाला पॉइंट, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स है 6th वाली जीएसटी की। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट और भी है क्या, देख लेते हैं। 7th पॉइंट भी है, चलो तो 7th और 8th भी समझते हैं। क्या लिखा है, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी है। अब ये मत सोचना जीएसटी जो आपको मिला है, आपने रिसीव किया है, ये आपके लिए इनकम हो गई। सपोज यदि मैं सेलर हूँ, मैं आपको कोई गुड बेच रही हूँ और उस पर जीएसटी यदि मुझे मिल रहा है, तो मैं खुश नहीं होंगी कि वाह मुझे 500 रुपये मिल गए। मेरे लिए इनकम नहीं है भैया, वो मेरे लिए बर्डन है। दैट इज नॉट एन इनकम, ये कोई इनकम नहीं बल्कि भैया ये एक लायबिलिटी है। कैसे, क्या, समझो। जीएसटी कलेक्टेड, जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है किसी से, आपको जो जीएसटी मिला है, मतलब जो आपने चार्ज करा है, वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि इट इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो आपने भैया गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट करा है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट हर एक के पास जा जाके तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकती, तो आपने जो कलेक्ट कस्टमर से किया, किसने, डीलर ने, फिर डीलर से सेलर, रिटेलर ने किया, रिटेलर से होलसेलर ने किया, होलसेलर से फाइनली कंपनी ने किया, ऐसे करके सब एक दूसरे से जीएसटी ले रहे हैं। फाइनली तो जीएसटी कंपनी के पास आ रहा है, वो कंपनी के लिए कोई इनकम नहीं है, इट इज नॉट एन इनकम फॉर कंपनी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, उसके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अब वो जो आया है जीएसटी का अमाउंट, वो कहाँ दे देगी, डायरेक्टली गवर्नमेंट को, वो जाके गवर्नमेंट को देगी। तो हर कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी देती है। वो कैसे कलेक्ट होता है, ऐसे कलेक्ट होता है भैया, ऐसे कलेक्ट हो के फाइनली जो अमाउंट है वो कंपनी कहाँ जाके देती है, गवर्नमेंट को। समझे, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाकर ये आपका जीएसटी समा जाता है। कहाँ समा जाता है, जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाके आपका कलेक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो हर एक स्टेज पे जो आपका टैक्स लग रहा है वो कंपनी के लिए इनकम नहीं है, कंपनी के लिए इनकम नहीं है, बल्कि उल्टा क्या है, बर्डन है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो उनको किसको देनी है, गवर्नमेंट को देनी है ले जाकर। समझ गए, क्लियर है। चलो तो आगे हम लोग क्या देख रहे थे, आगे पढ़ते हैं इसको। आफ्टर सेटिंग ऑफ जीएसटी पेड अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड चार्ज, इफ आउटपुट जीएसटी हैज बैलेंस इट इज पेबल इन द गवर्नमेंट अकाउंट। तो बाद में सभी जीएसटी को आपने पहले क्या किया, पे किया सामने वाले से, फिर कलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद आखिर में जाके जो जीएसटी मिला किसको जाके पे हो जाता है, गवर्नमेंट को जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर दिया जाता है। राइट, क्लियर, समझ आया सभी को। तो ये कोई इनकम नहीं है किसी के लिए कि हमको जीएसटी मिल रहा है, ये बल्कि एक लायबिलिटी आपको फाइनली जाके गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, ये हो गई आपकी 7th कैरेक्टरिस्टिक, सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या। 7th हो गई आपकी ये। अब आ जाओ 8th वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहती है, अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट। तो जैसे पहले के टाइम पर जब आपके इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलते थे, जिसमें आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और भी ना जाने क्या क्या, बहुत सारे आपके प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। अब बेसिकली क्या हो गया है, पहले ये सब थे, लेकिन अब जो जीएसटी आया है उसमें आपको कास्केडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की जो क्लास थी वहां पर भी मैंने आपको कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझाया था। तो बताओ क्या होता है कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब,
कल मैंने आपको एडवांटेज वाली क्लास में भी बताया था। तो बताओ क्या होता है भैया कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब, जल्दी बता दो। चलो तो रीड करें, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो समझ लो यहाँ पे एक बार और, वैसे कल की क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन देखो almost all the indirect taxes under the earlier indirect tax system are merged into GST paid normally can be set off against GST collected. Tax on tax is not liable. In effect, cascading effect of GST is removed. तो यदि मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन यदि आपको एक शॉर्ट तरीके से cascading effect क्या होता है ये जानना है, तो बस इतना याद रखो, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स लग चुका है, उसके बाद फिर उस पर टैक्स लग रहा है। मैंने क्या बताया, पहले जब बहुत सारे आप लोगों के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे तो एक ही प्रोडक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक टैक्स लग गया। अब ऑलरेडी इस पे सेंट्रल का टैक्स लग गया ना, एक बार लग गया ठीक है, अब सेंट्रल का भी लग गया, अब इस पे स्टेट गवर्नमेंट का भी एक टैक्स लगेगा, दो दो, मतलब टैक्स के ऊपर से टैक्स और टैक्स और टैक्स, इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, लग चुका है एक बार इस पे टैक्स, लेकिन फिर से उस पे टैक्स लग रहा है। ये कब होता था, जब आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। भैया कुछ टैक्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, कुछ आपके सर्विस टैक्स जा रहा है, उसी पे कुछ सेल्स टैक्स जा रहा है, उसी पे कुछ कस्टम ड्यूटी लग रही है, उसी पे कुछ एक्साइज ड्यूटी लग रही है, और उसी पे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा दे रही है। इतने सारे टैक्स इनडायरेक्ट वाले, कैसे काम बनेगा, कास्केडिंग इफेक्ट यही होता है कि एक चीज पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं था, इसलिए जीएसटी को लाया गया कि भैया ना स्टेट ना कोई सेंट्रल एक अकेला टैक्स लगेगा, ये 17 प्रकार के टैक्स नहीं लगेंगे, एक प्रोडक्ट पर एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। सिर्फ जीएसटी लगाओ और बात खत्म करो। तो बस ये हो गया आपका टैक्स ऑन टैक्स वाला जो ये फॉर्मूला था ना कि टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, इतने सारे इनडायरेक्ट, ये हट चुका है। अब क्या हो गया, सारे टैक्स देखो, ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जो पहले का आपका इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलता था उसके अंदर जितने भी टैक्स थे उन सबको हमने मर्ज कर दिया, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, उन सबको अपन ने मर्ज कर दिया है और मर्ज करके जीएसटी बना दिया है, जिसको हम आराम से सॉर्ट ऑफ कर लेते हैं। हमने पढ़ा भी ये कैसे सॉर्ट ऑफ होता है, अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है। जैसे ही आपने जीएसटी पे किया तो आप किसी दूसरे से कलेक्ट करके आपने जो पे किया है जीएसटी उसको सेट ऑफ कर लोगे, राइट, उसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, अब इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये चीज हट गई है। इट इन इफेक्ट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी इज रिमूव्ड। इस तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट आपके जीएसटी का हट चुका है। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पहले जो फाइनल पूरा बर्डन कस्टमर पे आया करता था, पूरे टैक्स का बर्डन पहले फाइनली कस्टमर पे आता था, अब ये नहीं है, हर एक लेवल पे टैक्स आपका हो रहा है। कंज्यूमर का भी थोड़ा बर्डन कम हो गया, क्यों, क्योंकि पहले इतने सारे टैक्स लग रहे थे, अब वो चले गए, एक अकेला टैक्स लगेगा, तो कस्टमर का बर्डन कम हो गया पहले के मुताबिक। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर कस्टमर का जो बर्डन है टैक्स पे करने का वो कम हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हो गई स्टूडेंट, कि आपके जो पहले टैक्स पे टैक्स लग रहे थे अब वो नहीं लग रहे हैं, इस वजह से जो आपका कास्केडिंग इफेक्ट है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ये आपका रिमूव हो गया। अब जब ये रिमूव हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके कंज्यूमर का ही तो बर्डन कम हुआ ना यार। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब इस पर्टिकुलर केस में कंज्यूमर को सिर्फ 500 टैक्स पे करना है, इजी हो गया ना इसके लिए, क्योंकि इसको मालूम है मुझे अब सिर्फ 500 ही देना है, दैट इज जीएसटी, अब मुझे सिर्फ इतना ही देना है, अब मुझे और से ज़्यादा नहीं पे करना है। लेकिन यदि हम पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की बात करें तो उस पर क्या होता था, एक तरीके से आपके यही सेम इसी में पहले आपका 100 का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, 200 का कुछ आपका स्टेट गवर्नमेंट लगा देगी, 50 रुपए का कुछ आपकी ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग जाएगी, फिर उसके बाद 300 का आपका कुछ कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। ऐसे करके आपके बहुत सारे ना जाने कितने कितने टैक्स लग जाएंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, और दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इनसे बर्डन फाइनली हो क्या रहा है कि कस्टमर पे ही आ रहा है। एक आपका प्रोडक्ट है, ये 55,050 का आपका एक प्रोडक्ट है, और उस पर क्या हो रहा है भैया, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। दिस इज योर कास्केडिंग इफेक्ट, जो अब नहीं है। अब आपको ये इतने सारे टैक्स नहीं, केवल एक टैक्स देना है, दैट इज जीएसटी। क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। क्लियर, समझ में आया। चलो तो भैया ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और देख लें ये हो गई 8th वाली, राइट।
अभी आई थिंक इतनी है, टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम लोगों को डिस्कस करनी थी। ये आप लोगों के लिए बस जनरल नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए जीएसटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें भी मतलब थोड़ी नॉलेज हो ताकि जीएसटी के बारे में, और आपको तो फिर रखना ही है, तो आप इसको रिवाइज और कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वहां मैं आपको जीएसटी की कैटेगरीज बताने वाली हूँ। आपने सुना होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्या है ये तीनों, इनमें क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्टेट पे लगेगा, कौन सा सेंट्रल का है, कब कैसी सप्लाई होगी, कैसा जीएसटी लगेगा। तो वो कल पूरा कंफ्यूजन आपका मैं क्लियर कर दूंगी, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, और ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन से केस में एसजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी लगेगा और कब आपका आईजीएसटी लगेगा, राइट। पूरा हम लोग एक फ्लो चार्ट में इस तरीके से समझेंगे, ज्यादा हम लोग वर्ड्स नहीं, मतलब पढ़ के नहीं समझेंगे, हम उसको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि कौन सी सप्लाई, कौन सी सेल में कौन से प्रकार का जीएसटी लगेगा। तो कल हमको 3 कैटेगरीज जो जीएसटी की है उनको डिस्कस करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बस कनेक्टेड रहिएगा, डेली सेम टाइम पर आपकी क्लासेस मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर होती हैं, तो आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। और आप जानते भी हैं कि हमारा चैनल आपको फ्री एंड 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम यहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप लोग वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। कोर्सेज देखना है तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको हर क्लास की हर वीडियो, डिटेल चैप्टर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ यूट्यूब पर चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसके अलावा चाहो तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना, और हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आपको अवेल करना है ई बुक्स, ई नोट्स, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, और सब्सक्राइब भी करना है, राइट। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जुड़िएगा जरूर चैनल के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।